अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कहा यह जाता है, बल्कि कहना ये चाहिए कि पाकिस्तान में हर किस्म का तख्लीकी फ़न जो है ना सिर्फ ज़वाल पज़ीर है बल्कि डूब चुका है और डूब के दफन हो चुका है। चाहे वो थिएटर हो, रेडियो हो, क्रिएटिव राइटिंग हो, फिल्म हो, और हत्ता कि अब टेलीविज़न को भी कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक उसमें एंटरटेनमेंट का लेवल जो है वो डूब गया। माँ सिवाय उसके कि इक्का दुक्का जो सीरियल्स आते हैं और वो बोलना शुरू हो जाते हैं या अपनी ज़ुबान बोलते हैं और वो अपने आप को दिखवा लेते हैं, लेकिन ऑन द होल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हमारी वो बिल्कुल बैठ गई है। और थिएटर के ख़ास तौर पे थिएटर के से जो वाबस्ता लोग हैं, जो माहिरीन हैं, उनका कहना है कि जी थिएटर एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ कर बोलता है। पता नहीं वो सही कहते हैं गलत, लेकिन थिएटर में नाचने वालियाँ ज़रूर हैं जिनका जादू सर चढ़ कर बोलता है, बल्कि इनमें बेशतर ऐसी हैं कि जिन्होंने बड़ी कमसनी की आलम में ये काम शुरू कर दिया है, जैसे नरगिस हैं, दीदार हैं, खुशबू हैं, पता नहीं कौन कौन है, नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। इन्होंने अभी दुनिया को नहीं इतना देखा होता जितना दुनिया ने इनको देख लिया होता है, और कुछ इनकी परफॉर्मेंसेस को, कुछ वैसे, और कुछ उनकी सीडीज़ को भी। लेकिन थिएटर ख़ास तौर पे और फिल्म और रेडियो, इनका ये हाल क्यों है यहाँ पे, इसमें कौन ज़िम्मेदार है, ये आज हमारे साथ बताएंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब सुहेल अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, एंड इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू हैव यू सर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आजकल इनका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। जनाब शहजाद रफ़ीक पिछली फिल्म मोहब्बत सचियाँ जाए हर किस्म के रिकॉर्ड तोड़े, और ऐसे रिकॉर्ड तोड़े कि जो इंडियन नवाज़ लॉबी थी उसने इनकी फ़िल्म के बाद ये तैयार कर लिया कि पाकिस्तानी फ़िल्म को लगने नहीं देना, या लगने देना है तो इज़्ज़त से नहीं लगने देना, ताकि फ़ौरन उतारी जाए और कहीं ये ज़ोर ना पकड़ जाए कि पाकिस्तान की फ़िल्म खुदा न खास्ता बिज़नेस कर सकती है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे पहली बारी बहुत ही हमारे मोहतरम सीनियर हैं जनाब खालिद अब्बास डार साहब, एक्सप्रेस टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं डार्लिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे, जिनकी कुर्सी खाली है, जिनकी वजह से प्रोग्राम आज तकरीबन ये रिकॉर्डिंग कोई 3.5 घंटे लेट हुई और अभी तक वो रास्ते में है कहीं पे, नरगिस साहिबा। अभी उन्होंने आना है, फिर तैयार भी होना है यहाँ पे, लेकिन हमें तो प्रोग्राम बहरहाल टाइम पे करना है। एक तो ये भी वजह आपके तमाम ट्रेड के उड़ने की कि आप लोगों को वक्त की कदर नहीं, तो वक्त आपके लिए बेकदरा हो गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ये नॉन प्रोफेशनलिज्म जो है ये वन ऑफ द रीज़न। और ये एक्ट्रेसें आपके काबू में नहीं आती, या आप लोग इनसे इश्क में पड़ जाते हैं या आप लोग इनको अपना खिदमतें करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये फिल्म चले ना चले एक्ट्रेस चल रही होती है, ये नहीं, मेरा तो उसका नाम चल रहा होता है। जब से जहनों की कीमत कम हुई है, चेहरों की कीमत जो है ना जहनों से ज़्यादा हुई है, तब से ये ख़राबियाँ जो है पैदा हुई है। जब तक जहन जो है वो भारी रहे हैं तो चेहरे जो है ना वो जहनों के नीचे ही रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि चेहरों की अपना जो है ना उन्हें को मैं लेट डाउन कर रहा हूँ, ये साथ साथ ही चलते आप हैं। कर नहीं सकते उनको लेट डाउन, वो तो माशाल्लाह। लेकिन ये एक नॉन प्रोफेशनलिज्म पूरा जो है ना ऑन द होल जो है ना पूरा फिल्म स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना नॉन प्रोफेशनलिज्म मिस थिएटर प्रोफेशनल में, फिल्म में, मिसकंडक्ट जो है हर जगह, ये इधर सखी सरवर साहब ने भी कमाल कर दिया हुआ है माशाल्लाह एक थिएटर में, डिक्लाइंस की जो उधर रीज़न और है। लोगों ने काम किया हुआ है। सुहेल साहब, ये क्या चक्कर है, आपको दुआएं देते हैं लोग, तो कहते हैं अल्लाह ताला तानू होर तरक्की देवे, लेकिन जब कोई आपकी जगह अगर नरगिस साहिबा हो तो कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। ये रात चुगनी तरक्की कैसी होती है? देखिए यानी दिन दूनी तो समझ आ गया मैनू, तो रात चुगनी केड़ी हैगी? शो असल में हमारा थिएटर होता रात को है ना, इसलिए रात अच्छा को अच्छा, कहना ठीक, पड़ता हाँ वो ठीक है। है। देखिए जी, बशर साहब, बात यह है कि हर बंदा कसूरवार है इसमें। जो कल्चर का जो हाल है हमारे मुल्क में, उसमें सबसे पहले तो ये है ना जी कि हम सारे गवर्नमेंट के ताबे हैं। गवर्नमेंट में ये हालत होती है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कल्चर मिनिस्टर नहीं होता, इतनी अहमियत है इसकी। 64 बरस में पाकिस्तान जब से अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, किसी पार्लियामेंट में, किसी असम्बली के अंदर, किसी इजलास में, अहम इजलास में आज तक कल्चर डिस्कस नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है इसकी तरफ तो किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। ये फिल्म का ये हाल है कि यहाँ पे जो आर्ट लवर लोग थे और बहुत बहुत बड़े लोग, ये बड़े वो लवर सब रह गए हैं, आर्ट वार्ट कहीं और घूम गया। नहीं मशर साहब, पाकिस्तान के हर शहर तमाशबीन को हम क्या कहेंगे, और उर्दू में, अंग्रेजी में मैं अर्ज करता हूँ, ये तो अब हालत ऐसी हो गई है ना जी, आप भी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मगर आप थोड़ा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, तो शहर के जो बड़े लोग होते थे वो सिनेमा मालकान होते थे, वो फिल्म साज होते थे। हमारे, मैं गुजरावाला से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ की बड़ी सियासी जो शख्सियात थी उनके सिनेमा, जरदारी साहब का बेम्बिनो सिनेमा था। जी जी जी, जरदारी साहब सिनेमा के मालिक रहे, और इस तरह के लोग थे इसमें इन्वॉल्व।
अब यदि अब आप डरा रहे हैं लोगों को नहीं इस तरह के लोग थे, इस तरह के कामों में। बैड लक ये है जी कि किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये बड़ा ही दुत्कारा हुआ बच्चा है जो कल्चर है। किसी ने आज तक तय ही नहीं किया कि कल्चर है क्या हमारा। आप अच्छे भले किसी कल्चर से वाबस्ता बल्कि मुसल्लत किए हुए किसी मिनिस्टर से या किसी ऐसे ज़िम्मेदार शख्स से पूछे कि भाई कल्चर की तारीफ़ तो बता दो, कल्चर है क्या, सकाफत है क्या। मुझे यकीन है कि उसे कुछ पता नहीं। अब मसला ये है कि कोई पॉलिसी इनके लिए बना के दें। भाई भुट्टो साहब आते हैं, वो लिबरलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप दिखाएं जो दिखाना चाहते हैं। ज़िया साहब आए हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई बिल्कुल नहीं, सब शलवारें कमीज़ें पहन लो, सरों पे दुपट्टे ले लो। सारे बेचारे बैठ के दुपट्टे लेके खबरें पढ़नी शुरू हो गए। उसके बाद मेहताब राष्ट्री के उसने उससे प्रोटेस्ट किया। देखे ना, बेनज़ीर आई, उन्होंने और कल्चर बताया। नवाज शरीफ आए, उन्होंने और कल्चर बताया कि भाई जीन शीन ना पहने भाई खातून। नवाज शरीफ साहब ने आके फिर थोड़ा सा कहा। नवाज शरीफ साहब ने तो एक ज़माने में लंबे बालों पे पाबंदी लगा दी थी, ठीक है ना जी। उसके बाद आए परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने कहा जी पहनो ना पहनो। अरे ये मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। अब आपको एक क्लिप दिखाता हूँ नरगिस बीबी का। मुझे बताएं कि ये किसने अप्रूव करवाया था। यानी ये बेनज़ीर ने, जरदारी साहब ने, मियाँ साहब ने, जनरल ज़ियाउल हक ने, गुलाम इसहाक खान ने, जतोई साहब ने, मोइन कुरैशी साहब ने, किसने ये फवाशी को अप्रूव करवाया था? वॉच नाउ। फैल साहब को मैं एक इंसाफ की बात बताऊँ कि मेरे प्रोड्यूसर्स ने और मेरे टीम ने जो सबसे शरीफाना हमें चीज़ें मिली हैं ना, हमने वो दिखाई हैं अभी। सर मसला ये है, यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी क्या है आपके कल्चर की। ये दिखाना है या नहीं दिखाना, गवर्नमेंट पहले ये तो तय कर ले। मुझे ये बताएं कि ये जो गाने चल रहे हैं ये किसने सेंसर किए हुए हैं? ये कोई इसे ढूंढना कोई ज्यादा मुश्किल काम तो बाबा नहीं जी है। आपने देखे जो वहां पे आगे तमाशबीनी कर रहे थे जी ये देखें आपकी सेंसर की मैं आपको कमाल की एक बात बताता हूँ। आपके एडिशनल होम सेक्रेटरी वहां पे होते हैं, आपके डिप्टी डायरेक्टर्स वहां पे होते हैं, होम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। हर आदमी वहां अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, कहते हैं अच्छा भाई दिखाओ जी हमें परफॉर्मेंस दिखाओ। और मैं आपको, अगर आप चाहते हैं मैं आपको नाम बता दूंगा, क्लिप्स भी दिखा दूंगा कि वो कहते हैं कि जी वो नहीं ये एक्सप्रेशन सही नहीं, ज़रा एक्सप्रेशन सही देना भाई, दोबारा एक दफ़ा दिखा दे। मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ जी, मैं तो पार्ट रहा हूँ ना इसका। अर्ज़ ये है कि जो लोग यहाँ पे सेंसर के लिए तैनात किए जाते हैं वो मेरे सामने आए हैं बेचारे, सादी जूतियों में, सादे कपड़ों में। लेकिन अब सादे नहीं है। उसके बाद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 1.5-2 साल में उन्होंने बोस्कियों की कमीजें पहनी हुई हैं। आपके चेयरमैन फिल्म इंडस्ट्री जो मौजूद हैं वो इंतहाई रिश्वतखोर हैं, सबसे पैसे पकड़ते हैं वो। अब ये इनसे पैसे पकड़ते हैं फिल्में सेंसर करने के लिए। ये देखे ना, ये सारे लोग कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। अगली फिल्म कब सेंसर होनी, तब तक चेंज हो जाएगा। ये सारा गन जो है इसमें चेयरमैन, सेंसर बोर्ड के मेंबर्स के अलावा वो बीमार जहन भी उतने ही कसूरवार हैं जो इसकी मेकिंग में शामिल हैं। खालिद अब्बास डार साहब हमारे साथ हैं। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम लुकमान साहब, कैसे हैं आप? मैं आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। आपको सॉरी आपको हमने होल्ड कराया इतनी देर, आपको आप इतने हमारे सीनियर हैं। डार साहब बात यह है कि ये जो सेंसर की बात हो रही है, जब ये फिल्म का गाना चले ले लेते हैं, स्टेज को 1 मिनट जरा छोड़ देते हैं, फिल्म का गाना को ले लेते हैं कि मैं मंजी तय करना तो वो करनी है, तय करना। ये कौन सेंसर करता है, कौन जानवर है जो ये करता है सेंसर?
ये पता है कि जब शूटिंग होती है तो इसके डबल प्रिंट बनते हैं, एक वो ऑब्सैनिटी, न्यूडिटी और वल्गैरिटी वाला प्रिंट, और दूसरा एक लाची स्पारी। डॉक्टर साहब फिल्म मेरी रिलीज इत्तला होती ये है कि तो अब डबल वो- प्रिंट नहीं बनते, अब वही प्रिंट उसी तरह होते हैं। ओके, और कई फिल्मों का आपको मैं हवाला दे सकता हूं जो बगैर किसी मेंबर के देखे हुए जिनको सर्टिफिकेट मिला था। जी वो सर्टिफिकेट तो देना किसी बच्चे ने, मगर ये है कि ये डबल प्रिंट जब बनता है, जब सेंसर वाले आते हैं तो वो शरीफाना प्रिंट चला देते हैं गाना, और जब वो नहीं आते तो वो जिससे कमीजें उतार के लोग पंखों पे मारते हैं वो चलाते हैं। ये तो हमारा कल्चर है। वो पंखों पे तो इसलिए मारते हैं कि पंखा चल जाए, वो तो अलग एक लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब। मसला ये है कि ये जो गाने चलते रहे हैं थिएटर के ऊपर, मैं ये बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा थिएटर को, मगर जो थिएटर पे गाने चलते रहे हैं वो फिल्म के गाने होते थे और पाकिस्तानी फिल्म के गाने होते थे। इनको, इन गानों को जिसने सेंसर किया, जिस सन में वो फिल्म लगी, जिसने बाद में थिएटर पे आके उस गाने ने फिल्म का अरे भी सवाल बेड़ा कर गर्क लेते हैं ना, एक सादा डायरेक्ट सा सवाल कर लेता हूं मैं डार साहब से और आपसे दोनों से। डार साहब, आपको जितने मर्जी पैसे आप मांगे दिए जाएं, या क्या आप नरगिस या दीदार के मुकाबिल हीरो का काम करना चाहेंगे किसी थिएटर पे? नहीं, कोई बुराई नहीं है अगर नरगिस यानी एज एन आर्टिस्ट काम As an करती है artist? तो जी। और जब वो आर्टिस्ट तरंग में हो तो फिर? नहीं, तरंग की बात तो मतलब है, मेरे अब उम्र ऐसी नहीं है कि मैं तरंग तो अभी महसूस भी नहीं कर सकता हूँ, अब तो सिग्नल नहीं आते हैं। थिंग इज कि जब से हमने काम शुरू किया 56 से लेके यानी 99 तक, तो जब तो हमारे सामने कोई ऐसी यानी मायूब बात नहीं होती थी। ये उसके बाद तो यानी पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये तो नहीं हमें पता, मगर ये सुहेल साहब को भी पता है। सुहेल साहब माशाल्लाह इतने आपके एनर्जेटिक हैं producers और भी तो अच्छे इसमें शुमार डायरेक्टर हैं ना हैं, डार और साहब? स्टाइल एक्टर हैं, और एज एन इंडिविजुअल भी बड़े अच्छे आदमी हैं। आपके इनको producers पता है, भी तो उसमें और शामिल ये हैं ना? डायरेक्टर की कमजोरी है। ये जो गंद हो रहा है ना, अगर आप कह रहे हैं तो ये डायरेक्टर कमजोर है, तो ये सब बात हो रही तो है। जैसे डायरेक्टर, आर्किटेक्ट कमजोर होता है डार तो साहब वो डायरेक्टर बाल को नहीं मैं घर दिखाता से है। तो नहीं लेके आया ना, इसी इंडस्ट्री ने इसको स्पिट आउट किया है ना, उसको बनाया है। ये उसमें सरकारी दलाल का बड़ा दखल है लुकमान साहब। ये जो आर्ट्स काउंसिल्स है ना, ये सरकारी दलाल, ये इनकी ड्यूटी है जो गवर्नमेंट ग्रांटेड है। अब जिस आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन डीसीओ होगा, फॉर दैट मैटर उस बेचारे को क्या पता, उसको औकाफ में लगा देंगे तो वो कहेगा जी मैं मियां मीर साहब की पहले तारीख पढ़ लूं। उसको कल्चर में लगाएंगे तो वो कहेगा मैं सादकैन की पेंटिंग पहले पढ़ लूं। द थिंग इज कि ये इनका काम नहीं है बेचारों का, ये होम डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि थिएटर को सेंसर करे, ये इंफॉर्मेशन का काम नहीं है, ये आर्ट्स काउंसिल्स का काम है। मेरा तो 56 बरस में किसी आदमी ने आगे थिएटर सेंसर नहीं किया, ये सुहेल साहब को पता है। सुहेल साहब ने 10-12 ड्रामे डायरेक्ट किए, इनका तो कोई आदमी आके सेंसर नहीं करता था। राइट, बेचारों को क्या पता होगा खालिद जो अब्बास क्लास डार वन साहब में हमारे साथ जिसने- हैं, सुहेल अहमद साहब हमारे साथ हैं, शहजाद रफीक हैं और नरगिस नहीं है। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक। शायद नरगिस आ जाए ब्रेक तक, जब तक ये खत्म हो, बट देखते हैं तब तक उनकी तैयारी होती है कि नहीं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जो पहले आप बातें सुन रहे थे सुहेल अहमद की, शहजाद रफीक की और खालिद अब्बास डार साहब की। शहजाद रफीक साहब, बात यह है कि हर दफ़ा हम टेक्नोलॉजी की और टेक्निक की इसका बहाना बनाते हैं। आप क्योंकि तख्लीकी आदमी, इसके आपसे मैं बात करूँ, डायरेक्टर्स ज़ेर अताब आ गए, डार साहब के भी और सुहेल साहब के भी। अच्छी कहानी लिखने के लिए कागज़ और कलम की ज़रूरत है, अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने के लिए कागज़ और कलम की ज़रूरत है, साफ़ सुथरा अच्छा गाना लिखने के लिए कागज़ और कलम की ज़रूरत है। कैमरा तो बड़ी बात में आता है। तो आपकी और हमारी फिल्मों में तो कमज़ोर ही ये 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना? जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और ना मैं इस बात का दिफा करूँगा। मुबश्शिर साहब, सारी बात की बात है ना, मसला तो ये है, जो पहली बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा एक्टर्स को। नरगिस से पहले तो नरगिस ने तो वो गाना जो बना हुआ है, जो सेंसर हुआ है, उस पर डांस कर दिया ना। वो गाना किसने सेंसर किया, या जो ड्रामा सेंसर बनाया किसने? बनाया किसने? आप भी जो फरमा रहे हैं कि जो सेंसर वाले आते हैं इधर थिएटर चेक करने के लिए भी, भाई एक्टर को आप एक पॉलिसी देते हैं, एक गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी देती है, वो सारे जो ऊपर एक बैठा होता है ना जी मेन पावर, सारे उस तबीयत के हो जाते हैं फौरी तौर पे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2 दिन में वैसे सारे हो जाते हैं।
अब वो लोग जो हैं जो आके बता रहे हैं इनको कि भाई आप यहाँ तक कर लें, ये कर लें। नरगिस को श्रीलंका में तो डांस नहीं करती रही ना, पाकिस्तान में करती रही है, इसी गवर्नमेंट के अंडर करती रही है जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है। अब उसको आके दूसरी गवर्नमेंट कहे जी फौरन चेंज करो इसको। अब एक्टर ने भी एक माइंड बनाया होता है, एक उसका स्टाइल बन जाता है, या उसको जो प्रिविलेज दे के जाती है पिछली गवर्नमेंट वो उसको यूज टू हो गई होती है, उसमें आर्टिस्ट यूज टू हो गया होता है। अब उसको फिर दोबारा दूसरी नई पॉलिसी जो एक मेन पावर आके और बैठी है, एक जो वाहिद बंदा ऊपर हमारे बैठा होता है उसकी जहनीत का नाम, उसकी तबीयत का नाम पाकिस्तानी कल्चर है। यार आप पहले पाकिस्तान का कल्चर है, ये प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर के तबीयत का नाम नहीं है कल्चर, पाकिस्तान का ये कल्चर है, उनका कल्चर नहीं है अकेले बंदे का। अब ये देखें कि सारा पाकिस्तान जो है उसको क्या ज़रूरत है, किस कल्चर की ज़रूरत है, किस सकाफत की ज़रूरत है। सकाफत आबाओ-अजदाद की रवायात का नाम है। हमारे आबाओ-अजदाद की क्या रवायात थी, हमने वो पता नहीं क्या रवायात थी। मैं डार साहब को एक बात मैं ज़रूर एक एकेडमिक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी तक जो ड्रामा बन रहा है हमारा वो 1935 के एक्ट के तहत बन रहा है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले जो अंग्रेज़ का कानून था उसके तहत ड्रामा बन रहा है। इसीलिए DCO जो है वो आके उसको रेड करता है, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बंद करता है, और हाई कोर्ट जो है वो स्टे दे के उनको छोड़ देता है, क्योंकि उसमें इतना एक ग्रे एरिया मौजूद है। जी जी। पहले तो DC जो था वो मजिस्ट्रेट भी था, उसके पास वो अथॉरिटीज़ थी। जब वो निज़ाम ही तब्दील हो गया तो उस कानून को क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा डार साहब? मैं यही तो कह रहा हूं कि जब उस जमाने में हिंदुस्तान में पारसी थे, डोगरे थे, सिख थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, तो उनके लिए थिएटर का एक खास एक्ट बना जो 1875 या 1873 में बना। तो ये अभी तक तो वहां से निकले नहीं है बेचारे, इनको पता ही कुछ नहीं है। 1876 का एक्ट चल रहा है अभी तक, ड्रामा एक्ट। जी जी। तो आपने तो अपना कोई कानून बनाया ही नहीं, तो आप उसको क्या चेक कर सकते हैं? ये जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसा हुआ है। DCO उस वक्त थे, उन्होंने खालिद सुल्तान थे मेरा ख्याल, उन्होंने ये पाबंदी लगाई, सारे थिएटर्स को पाबंद किया, ये किया वो किया। वो सारे इकट्ठे होके चले गए, वो बंदे पहुंच गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट वालों ने कहा जी लाएं कानून क्या है, कानून आगे रखा, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो 1876 का बना हुआ है, गोरे ने बनाया हुआ है। तो जो दो कौमी नजरिए के तहत आपने पाकिस्तान बना लिया, उसके साथ आप कल्चर पॉलिसी भी बना लेते तो ये सारा स्यापा ना हमें पड़ता। ये भी तो है ना कि हम फिल्मों पे लिख के सुहेल लगा साहब, देते हैं। जी सुहेल साहब, उसकी वजह यह है कि आज तक इस मुल्क में कल्चर मिनिस्टर ही को बना बेचारा, क्योंकि इतने कल्चर्ड है ही नहीं मिनिस्टर ये। वही ना जी, अजाब ये है ना। अच्छा, फिर आर्ट्स काउंसिल के अंडर था थिएटर जब हम लोग आए थे नए नए। हाँ। ऊपर से ये सारे लोग जो थे, खालिद अब्बास डार साहब, इरफान खुसट साहब, शुएब हाशमी साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, मुनीर राज साहब। अच्छा, ये अगर बड़े मैं लिखे आपको लोग एक थे। बात कहूँ कि ये नहीं हो गया कि आप 50,000 रुपए की एक CD बनती है, उस पर एक नाच होता है, उस नाच की जब इंटरनेशनली तशहीर होती है तो आपको प्राइवेट मुजरे मिल जाते हैं वहाँ पे, और 20-20 लाख रुपए आप एक रात का ले रहे होते हैं। उसने क्या आपके लिए शिफ्टों में काम करना है आके उस एक्ट्रेस ने? सर मसला ये है कि आप जो जिस CD का उसने आप 15 दिन फरमा की रहे हैं, रिहर्सल करनी है आपके लिए। जिस CD का आप कह रहे हैं वो CD पाकिस्तान में रिलीज हो रही है ना जी, तो वो कौन कर रहा है उसको? या सेंसर नहीं हो रही, विदाउट सेंसर अगर मार्केट में जा रही है तो इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने पहले कोई अपनी कल्चर पॉलिसी तो पहले कोई वजह करे ना कि क्या है क्या नहीं है। वो है ही नहीं। सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के अंडर ड्रामा था तो बड़ा खूबसूरत था, अब होम डिपार्टमेंट भी उसे चेक कर रहा है, अब उसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी चेक कर रही है, अब आर्ट्स काउंसिल तो बड़े अपना वो क्या कहते हैं, अच्छे लोग आ गए हैं, वो बैठ के पूरी परफॉर्मेंस से देखते हैं, बार बार देखते हैं, चले जाते हैं। हाँ। उसके साथ जो गाली गलोच हो रहा है या जो, अच्छा इसमें बार बार मैं ये कहूंगा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा आर्टिस्टों को, आर्टिस्ट को आप बताओ तो सही कि उसने करना क्या है। एक बंदा आया है, नया आया है, उसको जो मिल रहा है सामने नजर आ रहा है वो शुरू हो गया उसमें। भाई उसको, मेरे साथ जिन लोगों ने या डार साहब के साथ, इरफान साहब के साथ जिन लोगों ने काम किए हुए हैं वो भी यही एक्टर थे। ठेके के ड्रामों ने भी खत्म किया, जैसा ठेके पे बनने वाली फिल्मों ने तबाह किया। सर बात ये है कि हम जब ठेकेदार आ जाएंगे क्रिएटिव कामों में तो यही ठेके होगा। पे तो वो गलियों की नालियाँ नहीं अच्छी बनती, सड़कें नहीं अच्छी बनती, तो ड्रामे और फिल्में क्या अच्छी बनेंगी। देखिए बात दो कौमी नज़रिए की हो रही है। दो कौमी नज़रिए की वजह से ये मुल्क जो है ये तख्लीक हुआ, बनाए, लेकिन हम उसके अंदर कहीं जो है ना कल्चर जो है ना वो खो बैठे हैं।
जो आज तक हम जब से पाकिस्तान बना है ना, आज तक हम कल्चर जो है ना ढूंढ रहे क्योंकि असल में हमारा एक तजाद है ना, हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान बनने से पहले भी इस खित्ते की कोई तारीख थी। यानी भगत सिंह भी पंजाब का ही था। अब भगत सिंह पंजाब पे का अगर था। आप फिल्म बनाएंगे तो आपको वटे मारेंगे लोग पकड़ के। तो वो गलत है ना। वो अपना दो कौमी नज़रिए के अंदर जो है ना कल्चर कहीं गुम हो गया। आयरॉनिकली भगत सिंह की डेट ऑफ बर्थ भी 23 मार्च है। अब हमें ये तय करना पड़ता है कि ये बसंत जो है ये हिंदुओं का कल्चर है या ये मुसलमानों और का भाई ये कल्चर सिर्फ है। खालिसतन लाहौर का कल्चर है, ये ये मियाँ साहब को अपना आज जो है तक ना- समझ नहीं आई एक और। अब 4 साल इनको हो गए हैं बैठे हुए, इन्होंने क्या किया है कल्चर के लिए, क्या किया है? अब जब सियासी हुकूमत आती है उसका ये अजाब बन जाता है कि जिस फिल्म साज की सेंसर बोर्ड तक अप्रोच है उसने अपनी फिल्म पास करवा लेनी है, जिस थिएटर प्रोड्यूसर की पंजाब गवर्नमेंट के या होम डिपार्टमेंट तक अप्रोच है उसने अपना ड्रामा अच्छा करा लेना है। ये हजूर मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। इन्होंने वो कमाल किया कि आप सोच नहीं सकते। इससे पहले खालिद अब्बास डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही थी। मैं आपको एक याद कराऊं कि 2004 में सेनेट में ये जवाब दाखिल कराया गया शेख रशीद साहब की जानिब से कि पीटीवी करोड़हा रुपए का खसारा कर रहा है। और उस वक्त वहाँ पे बाबू जो बैठे हुए थे, ये जो आपके सेक्रेटरीज और ये सारी एक टीम है, फौज दर फौज है, क्योंकि उनकी वहाँ पे सारी कुछ राजधानियाँ होती हैं, उसी में पैसे भी खाने होते हैं, उसी में यशियाँ भी हैं, उसी में सब रिक्रिएशन भी है। तो उन्होंने क्या किया कि 25 रुपये हमारे बिजली के बिलों पे टीवी फीस लगा दी। 25 रुपये टीवी फीस लगाने की वजह से पीटीवी को सालाना 1.5 अरब रुपया तो मिल रहा है, लेकिन वो मस्जिदों के बिल से भी चार्ज किया जा रहा है, वो मदरसों और स्कूलों के बिलों से भी चार्ज किया जा रहा है। यानी जहाँ पे टीवी हो या ना हो, वो पीटीवी देखें या ना देखें, वो उनकी बत्ती आ रही है या नहीं आ रही, उनको वो 25 रुपये पीटीवी को लाइसेंस फीस देना है। अब क्या हो रहा है? इस हुकूमत ने जो शानदार एक प्रपोजल दिया है, मैं आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि रेडियो इनके ख्याल में करोड़हा रुपए महीने लूज कर रहा है, पाकिस्तान रेडियो जो है पीबीसी। इन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर रेडियो टैक्स लगा देते हैं मोबाइल फ़ोनों के ऊपर, ताकि जितने भी आप मोबाइल यूसेज है उसके ऊपर 2 रुपए रेडियो टैक्स लगाते हैं। इस वक्त आप अगर चार्ट देखें तो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी रेडियो की जो आमदनी है वो तकरीबन 7.5 मिलियन है महीना की। जब आप ये टैक्स लगाते हैं तो वो 3,610,326,087 पे पहुंच जाती है। अब वही ना यानी जी। 2 रुपए टैक्स लगाने का। अच्छा क्यों? क्योंकि वो जो सेक्रेटेरिएट्स ऑफ बाबूज और ग्रेड 17, 18, 19, 20 और 21 वाले लोग बैठे, उनकी गाड़ियां, उनके पेट्रोल, उनकी अयाशियां, उनकी इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिपें, उनकी हर जगह के गेस्ट हाउसेस, उनके प्रोटोकॉल, वो सारा कुछ है, वो पूरा नहीं होता जब तक आवाम के ऊपर जाली टैक्स ना लगाया जाए। वही ना जी, चाहिए तो ये ना कि जहाँ जिस अदारे के लिए आप लोगों से अब टैक्स वसूल कर रहे हैं, क्या वो अदारा खुद ये इनकम नहीं हासिल कर सकता? क्या वो खुद जनरेट नहीं कर सकता इतने पैसे? वहाँ पे कुछ ऐसा करके, ऐसी प्लानिंग करके रेडियो के अंदर को प्रोग्राम मैं ऐसे नहीं डार चल साहब को सकते। बात यार का, मैं अगर आप मैं मजीद उनको रगड़ा नहीं मारना चाहता, लेकिन डार साहब अगर मैं इस वक्त आपको रेडियो पाकिस्तान सुना दूं तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस वक्त वहां पे प्रोग्राम हो रहा है बैटरी सेल को कैसे चार्ज किया जाता है। यानी ये को देखेगा, सुनेगा। अब वही ना जी, लोगों को जो जिस चीज़ को लाइक करें या लोगों के लिए जो पसंदीदा चीज़ है उसको आप इस तरह उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें भी एक बहुत बड़ा अजाब है कि हमारे अक्सर लोग ये कह देते हैं जी कि ये गंदा सब कुछ इसलिए हो गया है कि लोग यही चाहते हैं, लोग यही पसंद करते हैं। यार अजाब ये है कि आप लोगों ने कुछ जनरल स्टोर खोला हुआ है कि कोई आगे कहेगा आटा दे दो, आपने आटा दे दिया, कोई कह रहा है दाल दे दो, आपने दाल दे दी। आप काहे के आर्टिस्ट हैं या काहे के राइटर हैं या किस तरह के आप डायरेक्टर हैं या किस तरह के प्रोड्यूसर हैं कि आप अपनी चीज़ में उतनी जान पैदा नहीं कर सकते या उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं बना सकते कि लोग उसको देखें और अच्छी भी हो, सेहतमंद चीज़। वल्गैरिटी बेचते हैं तो दुनिया के हर मुल्क में, यूगोस्लाविया में भी आप बेच सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। वेरी क्विकली डार साहब, ना सिर्फ इसमें है बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके और मेरे प्रोग्रामों के बीच में जो इश्तिहार चल रहे हैं वो भी अब इंडिया में बन के आ रहे हैं, उनमें बहुत तादाद। और यानी ऐसे भी इश्तिहार हैं जिसमें दुल्हन भागने की भी तरगीब दी जाती है, लेकिन वो जो है ना वो चल रहे हैं और हम सारे बर्दाश्त कर रहे हैं और हमें पसंद है, वो हम उनको कोट भी कर रहे हैं, उन पर लतीफ़ेबाजी भी कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। जी, आपको बात ये जी। लुकमान साहब, जब मेरा बच्चा खाना खाते हुए लुकमा मुंह में रख के कहेगा ओ शिट, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है ना। राइट। खालिद अब्बास डार हमारे साथ हैं, सुहेल अहमद हमारे साथ हैं, शहजाद रफ़ीक हैं, नरगिस का वेट हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, ब्रेक पे तो जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको स्टेज की रौनकें भी साथ साथ दिखाता चलूँ कि लोग जो देखते हैं वहाँ पे वो क्या देखते हैं और वो कौन लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं उन सबको और एंजॉय भी कर रहे होते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक, वॉच दिस एंड देन टेक अ ब्रेक। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਹਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਲੀਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਹਿੱਲੀਏ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ये जो तमाशाई हैं जो देख रहे थे और महसूस हो रहे थे और ये नाच गानों को, ये भी तो आपके टिकट लेके आते हैं ना कि नहीं? जी, मैंने तो मेरे चूंकि थिएटर में ऐसा कभी हुआ नहीं था, मैंने आपने कभी डांस भी नहीं अपना दिखाया ना? जी, जी। आप वादा करें दिखाने का, भी आ जाएंगे लोग। मैं अर्ज करता हूँ जी, मेरे कुछ जो लास्ट जो चंद ड्रामे हैं उसमें डांस हुआ है। मुझे सब ने, एक्टरों ने, प्रोड्यूसर्स ने, सब ने फोर्स किया कि नहीं नहीं नहीं, आपके ड्रामे में डांस ठीक होगा, आप फिक्र ना करें, आप तो करा लेते हैं ये वो। मुझसे नहीं हो सका। मैंने एक दो दफ़ा ऐसे देखा, मैं वहाँ से खुद फिर भाग गया। मैंने कहा मैं ये गलत इनकी बात मान बैठा हूँ। मैं उधर से दौड़ा, ब्रेक एक दे दी। ये लोग जो डांस देखने आते हैं, मुझे ये बताया गया है, जिन ड्रामों में ये आके तो करते हैं, ये कई इसमें फिल्म इंडस्ट्री के एक्स्ट्रा हैं बेचारे जो बेकार हो गए हुए हैं, उनको पैसे दे के बाकायदा ये लेके आते हैं। क्योंकि ये जब आके इतना बारे पेड ऑडियंस है हाँ कुछ। हाँ, वो आके जब इस तरह करता है तो वो सारा हाल पागल हो जाता है, उठ के डांस शुरू हॉल कर हाल देता में है। आ जाता है। जी जी जी। फिर फूल ऊपर इनके फेंकते हैं, उसमें कई दफा बर्फ भी मार दी है बेवकूफों ने। वो बर्फ निकालनी याद नहीं रही। और वो मुकाबले में ये हो रहा होता है कि एक लड़की ने अगर 10 सेर फूल अपने ऊपर 10 किलो फेंकवाए हैं तो दूसरी 20 किलो मंगवा लेती है, तीसरी 30 किलो मंगवा लेती है। अब ये सारे के अंदर फिर मैं उधर ही आऊंगा, एक्टरों को ही डिफेंड करूंगा कि ये इस सारे के अंदर सेंसर बोर्ड क्यों के खालिद आपके अब्बास डार मेंबरान साहब, आप किसको बैठे डिफेंड होते हैं। करेंगे? सेंसर बोर्ड को आप भी ब्लास्ट करेंगे सुहेल साहब की तरह? जी जी, मैं तो स्टेट को करूंगा जी। ये सारा स्टेट खुद करवाती है। पहले मेरा मतलब है हमें 500 आदमी देखता था या 400 आदमी हॉल में देखता था, जब ये वीडियो बनी हमें करोड़ों आदमी देखने लगे। ये सेंसर जो है हमारा तो कभी सेंसर ही नहीं हुआ था। जब आर्ट्स काउंसिल में मैंने 39 ईयर्स कंसेक्टिव नाइट्स थिएटर किया है, तो हमारा कभी सेंसर नहीं हुआ था। ये सुहेल साहब का ड्रामा कभी सेंसर नहीं होता। हमारे सामने आज तक किसी ने ना डबल मीनिंग कन्वे की है, ना जूर मैंने बात की है, ना कभी ऑब्सेनिटी, ना न्यूडिटी, ना कभी ऐसा रटफट वाला डांस। अव्वल तो डांस इस मुल्क में आता ही 3 लड़कियों को है, चौथी लड़की को तो डांस नहीं आता। द थिंग इज कि ये पता नहीं कहाँ होता है, और ये करवाती स्टेट है। ये इसका जिम्मेदार डीसीओ है, इसका जिम्मेदार रेजिडेंट डायरेक्टर है। जब फैज साहब थे आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर चेयरमैन, जब थिएटर और था, अनवर सुजीत सज्जाद बसंत जब साहब थे। के दौर में और था, बड़ा डॉक्टर अच्छा अनवर सज्जाद साहब के दौर में और था। आज पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल जो है उसके डायरेक्टर चेयरमैन है अताउल्लाह कासमी साहब। अदबी आदमी है। अगर इस तरह बेअदबी हो रही है थिएटर की, तो यार मैं अताउल्लाह कासमी साहब डायरेक्ट जिम्मेदार हुए, आपका मतलब ये हुआ कहने का? जी। अब आपके फोन नंबर जो है वो हमसे ले लेंगे और आप देखिएगा आपको मैसेजेस किस तरह के आते हैं। बट शहजाद ये आ रफीक जाए साहब, 100 दफे। क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी सेंसर का बहरान है? जी, फिल्म इंडस्ट्री आज अगर तबाह बर्बाद हुई है ना, तो उसमें सेंसर का एक बड़ा रोल है। उनका भी होगा ना, बाकी हमारा भी है। हमारा इस हद तक है कि अपना जो है ना, लोग 4-4, 5-5 लोग मिलके उन्होंने बरादरी का एक बदमाश लिया, उसके ऊपर फिल्म बनाना शुरू कर दी। 2 इस तरह के उनको गाने कोई डाल बुराई दिए। नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। प्रोडक्शन तो गानों की कोई प्रोडक्शन बुराई नहीं है। मैं नहीं समझता आप अगर कह रहे ये हो मैं कन्फेशन कर रहा हूँ। ये जो गानों की प्रोडक्शन जो आ रही है ना, आ तो ये फिल्म से रही है, फिर वो रुक कहाँ सकती है? वो सेंसर में। सेंसर बोर्ड जो है वो पूरा का पूरा राशि है। इवन के इस मुल्क का जो चेयरमैन है
वो बेधड़क होके पैसे लेता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये कोई कई उसे लोग रोकने वाला चिढ़ते नहीं हैं, है। मुझे कई लोगों ने कहा है बेचारों ने एक कि मिसाल खुदा के आपको दूं मैं, वास्ते एक फिल्म- सेंसर बोर्ड तो ऐसा बनवा दो जो इन लोगों के अंदर से हो। एक फिल्म है दोस्ताना, इंडियन फिल्म, जी हाँ, वो इंडिया के अंदर फुल बोर्ड होगी, बहुत सारे मुल्कों में वो फिल्म बैन होगी। आप हैरान होंगे सुन के कि पाकिस्तान में वो अनकट सेंसर होगी फिल्म। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा फिल्म ही। चली है, मेंबरों ने एंजॉय किया है, चेयरमैन साहब किस मस्त हालत में आए हैं, आगे उन्होंने जनाब सेंसर सर्टिफिकेट साइन किया है और ये फिल्म फैक्ट रिलीज है हो कि गई है। 12 से 15 लाख रुपए अब लिया जा रहा है इंडियन फिल्मों की सेंसर ओके करने का। जी, ये ऐसा हो रहा है और ये अब इम्पोर्टर्स के ऊपर जो है वो एक इजाफी बोझ है। और इवन के पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर भी जो है ना 1-2 लाख रुपया जो है ना, ये इजाफी बोझ जो है ना सेंसर का रिश्वत की मद में जाता है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और वो दंदना के वो बंदा जो है ना रिश्वत ले रहा है। अब देखें ना, आप इन लोगों, आप कहते हैं जी कि सिर्फ सेंसर बोर्ड या क्या आप लोग नहीं हैं। मैं सपोज ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है शहजाद रफीक साहब ने। मैं कहता हूं कि इन्होंने गंदी फिल्म बना ली, गलीज बना ली, सब कुछ दिखा दिया, वल्गैरिटी ये वो। इन्होंने उधर से पुन के जाना है ना जी सेंसर बोर्ड से। इनको रोक देंगे अगर तो ये अगली दफा ऐसी जरूरत नहीं प्रॉब्लम करेंगे। एक और है यहाँ वही पे, रुकावट आ जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाती प्रॉब्लम हैं। एक और है। डॉक्टर साहब जब आप बीच में शामिल होना चाहें आप ज़रूर होइएगा। कि मैं आपको पिछली ईद का एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म भाई लोग रख रही थी, सिनेमाज उसके बुक हो गए, सब कुछ हो गया। एक रात पहले यानी चांद रात को 8 बजे चेयरमैन सेंसर बोर्ड ने आके अपने दफ्तर खुलवा के एक इंडियन फिल्म बॉडीगार्ड का वो इशू किया सेंसर सर्टिफिकेट, जबकि सारे दफ्तर बंद, पाकिस्तान गवर्नमेंट उस वक्त बंद ऑफिशियली। और रात के 9 बजे तमाम सिनेमाज को, ख़ासतौर कराची में ये कहा गया कि फौरी तौर पे भाई लोग को उतार दो और बॉडीगार्ड को लगा दो। और वही हुआ। उस तरह रीमा की फिल्म के साथ भी वही हुआ, ये भाई लोग के साथ भी वही हुआ। फैसल बुखारी के साथ सैयद नूर साहब की फिल्म को भी उस वक्त नहीं मिला, उन्होंने हर जगह बॉडीगार्ड लगा दी। पाकिस्तान में क्यों कोई फिल्म बनाए जब यहाँ पे रॉ के एजेंट बैठे हुए हैं, रॉ के एजेंट है। मैं बिल्कुल अलग ऐलान कहूँगा कि जो ना सिर्फ बेशर्मी से, बेहयाई से वो काम कर रही हैं, बल्कि उसको प्रमोट कर रहे हैं, पैसे खिला खिला के प्रमोट कर रहे हैं। जी, मैं तो ये थिएटर के हवाले से भी ये सोचता था वैसे साहब, आप यकीन करें, मैं ये सोचता था कि यार कि ये कोई गैर मुल्की एजेंसी ये काम कर रही है। चूँकि इंडिया के लोगों ने, यहाँ तक एक बंदे ने मुझे कह दिया, एक जगह पे फॉरेन कंट्री में शो करने गए हुए थे, इंडिया के एक शख्स ने मुझे कह दिया, पंजाब का था, उन्होंने कहा सुहेल साहब पंजाब में इतनी बेगैरती तो नहीं जितनी आपके थिएटर में दिखाई जाती है। यार खुदा के वास्ते इसकी कोई पॉलिसी बना लें, इसका कोई सेंसर अच्छा बना दें, इनके सरपरस्ती जो है वो इन्हीं में से लोग जो हैं समझदार, जो इस काम को समझते हैं, वो इनके सरों पे बिठा दें। जैसे आर्ट्स काउंसिल में क्यों थी पहले अच्छी आर्ट्स काउंसिल, या कैसे हैंडल कर रही थी भाई? सीएम मुनीर साहब वहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे, वो बेसिकली थे ही राइटर डायरेक्टर, थिएटर के एक्टर थे। शकील साहब थे, रिटायर हो गए, वो भी थिएटर के आर्टिस्ट थे, थिएटर के डायरेक्टर थे। अगर नासिर साहब वगैरह होते अगर तो सारे- नासिर साहब, ये जुबैर बलोच साहब हाँ। सारी जिंदगी रहे हैं। समीना अहमद साहिबा प्रोग्राम ऑफिसर रही। समीना अहमद साहिबा ये शुएब हाशमी, समीना अहमद, सलमान शाहिद, इन लोगों की तो बहुत कंट्रीब्यूशन है थिएटर को। यहाँ जी आर्ट्स तक काउंसिल थिएटर के भी तो ठीक रहा है। चेयरमैनों में रहे हैं। सूफी तबस्सुम साहब, फैज मदिया अहमद गौहर फैज की भी साहब। कंट्रीब्यूशन है। जी जी जी, मदिया गौहर ने बड़ा काम किया मदिया थिएटर गौहर के और बड़े सालों से लिए। कर ये रही है। पीरू ने उस्मान पीरू पीरजादा थिएटर में उस्मान बड़ा पीर काम ने काम बहुत किया काम जा किया, सकता है। स्पेशली उस्मान पीरजादा ने बहुत काम हाँ किया जी, हाँ इसमें। जी। अब इसमें ये कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट भी साथ देती। अगर अब फिल्म की बात ले लें, फिल्म का किसने कह दिया भाई कि आप सिनेमा हॉल को थिएटर के लाइसेंस 6-6 महीने के देने शुरू कर दें? उनके पास पहले ही कितने सिनेमे हैं या कितने अच्छे हैं, जो 4 सिनेमे शहर में अच्छे थे उनके खालिद थिएटर अब्बास बन डार गए। साहब, वेरी फिल्म क्विकली बेचारे आप उधर इसको पड़े। किस तरह समराइज करेंगे? जी, आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर सारी बहस को समराइज करना हो 1 मिनट में तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो आर्ट्स काउंसिल है, इसमें ये जो गवर्निंग काउंसिल है, ये जो कोई गवर्निंग बॉडी टाइप चीज़ है, इसको चाहिए कि ये इसको लुक आफ्टर करे, इससे इंफॉर्मेशन निकालें, इससे होम डिपार्टमेंट निकालें, इससे हर वो आदमी निकालें जिसका ताल्लुक आर्ट से नहीं है। वो एक दूसरे पे डाल देते हैं ना जी। डार साहब, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। आपका प्रोग्राम बड़ा मकबूल हो, ना सिर्फ है बल्कि 2 साल अपने मुकम्मल कर चुका है। आपको और आपकी टीम को मुबारक हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेरी क्विकली आपकी समरी। बात यह है कि सबसे पहले जहाँ से क्रिएशन हो रही है ना,
वहाँ से रोका जाए। दूसरा एक मेन रुकावट जो है वो है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड अगर इस आहनी जो है ना वो दरवाज़ा बन जाए तो ये गन जो है ना पास नहीं हो सकता। सेंसर बोर्ड जो है वहाँ पे जो है एक बेहतर शख्स की ज़रूरत है, उस अदारे को बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि ये जो गन जो है नालियों से, गटर से निकल के नालियों में जो फैल रहा है, ये रोका जाए। सुहेल साहब। जी, मैं भी यही अर्ज़ करूँगा जो आपने फरमाया कि ये बदमाशों पे या इस तरह के लोगों पे पूरी दुनिया में फ़िल्म बनती है, मगर अदालत के फ़ैसलों को जो लॉ एंड आर्डर के महकमे हैं उनके फ़ैसलों को मद्देनज़र रखा जाता है। यहाँ पे जो पुलिस मुकाबले में मारा गया या जिसको सजाए मौत हो गई है, जिसने कत्ल किए हुए हैं कितने कितने, उनको हीरो कोई भी नहीं दिखाता, हीरो नहीं उनको दिखाता। हाँ, उनके हवाले से सबक देना चाहिए लोगों को, मगर उसे एक पॉजिटिव करैक्टर बना के दिखाना जो है और उसको सेंसर बोर्ड को उसका पास कर देना जो है ये गलत है। सेंसर बोर्ड को सेंसेबल तो होना चाहिए ना, सेंसेबल होना चाहिए और गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी खुदा के वास्ते इसकी बना देनी चाहिए ताकि ये सारा मुद्दा सिर्फ एक्टरों ये पे तो ना ना गिरा हो कि दिया हम जाए। तारुफ करा रहे हो कि फलां अदाकारा हैं जी, इनका ताल्लुक उस मोहल्ले से जो दूध दही और धोखा दही के लिए मशहूर है। हमें ये ना कहना पड़ रहा हो अब इस तरह की बातें, ये भी कोई तारुफ तो ना हुआ। अब मैं फिर वही कहूँगा ना जी कि ये आर्टिस्टों तक ये चीज़ आ ही नहीं सकती अगर आप सेंसर अच्छा बना दें, इसकी पॉलिसी को अच्छी बना दें, इसको को ऐसा निज़ाम वज़ा कर दें जिससे ये गंद रुक जाए और लोगों को, आर्टिस्टों को भी पता हो कि हमने करना क्या है। सुहेल अहमद साहब आपका, शहजाद रफीक साहब आपका, खालिद अब्बास डार साहब आपका और नरगिस बीबी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई तो नहीं लेकिन आप हमारी स्क्रीन की जीनत ज़रूर बन के रहीं। मैंने चलते चलते एक बात कहना है कि पूरे पाकिस्तानी कौम जो है इसमें ज़िम्मेदार है, किसी न किसी तरह से ज़िम्मेदार है कि जब हम चुप रहते हैं तो हम बुराई को तक़वियत खुद से पहुँचाते हैं और हम गलत काम को एक वोट दे रहे होते हैं, वोट ऑफ साइलेंस दे रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगले चंद दिनों में ये मैं अगर मुझे अकेला भी खड़ा होना पड़ा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। मैं अगले आने वाले दिनों में एक डेट अनाउंस करता हूँ, आप लोग भी तैयारी करें। हर इंडियन फिल्म के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में आ रही है, पायरेसी के ख़िलाफ़ और ये फुहश चीज़ों के और सेंसर बोर्ड के ख़िलाफ़ हमें बहैसियत पाकिस्तानी एक एहतजाज करना पड़ेगा। ऐसा एहतजाज कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हम बेहियाई और उरियानी को नहीं, आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।